हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग स्पेशली जेवीएनएल जो आपकी राजस्थान की विद्युत विभाग की जो वैकेंसी आई है जूनियर अकाउंटेंट, उसके प्रीवियस ईयर साथ ही साथ में जो एक्सपेक्टेड है, जो कि उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसकी पूरी कंप्लीट सीरीज है ये। ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस हम 20 पार्ट हम लोगों ने कवर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों के साथ में 200 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं बॉस। अगर अभी तक नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, जाकर के चेक कीजिए, प्रॉपर सीरीज है। शाम को 7 बजे डेली पहुंच जाना है यूट्यूब पे और क्लास अटेंड करना है लाइव, ठीक है। और अगेन, जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज़रूर ज्वाइन करो, सर्च करो लक्ष्य अकेडमी, डायरेक्टली ज्वाइन करो किसी भी अपडेट्स के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने कम्प्लीटली सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, उसके लिए लक्ष्य अकेडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, ऑफिशियल ऐप, जिसमें वो कंप्लीट कोर्सेस मिलेंगी, जो कि आपके जेवीएनएल और जितने भी आपके अदर्स एग्जाम्स हैं उन सभी को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया जाता है इसमें, ठीक है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द, बोला जा रहा है कि भाई आपने बेसिकली क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि ये हमें सुनिश्चित करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारा प्रॉपर है या नहीं है, उसमें जो मटेरियल है या फिर जो भी चीज़ें उसमें रखी गई हैं, यानी कि आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिज़ाइन करके बनाया, मतलब जो आपने प्रेजेंट किया है, वो प्रॉपर है या नहीं है, ये किस टाइप का पार्ट होगा। ये स्कोप ऑफ ऑडिट होगा हमारा। एस्पेक्ट टू बी कवर्ड अंडर द ऑडिट, ये हमारा ऑडिट के अंदर में कवर होगा। ऑब्जेक्टिव होगी ऑडिट की, या फिर ये सभी होगा। देखो, अगर इस तरह के एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर इसको डी चूज कर लेंगे, क्योंकि भाई ये तो सभी ये काम है नहीं। बट ध्यान से देना, आपने ऑडिट वाले केस में, अगर आपने मेरे कोर्सेज में इनरोल होंगे या फिर मैंने आपको पढ़ाया यूट्यूब पे, अगर प्रॉपरली पढ़ रहे हैं तो आप देखा होगा आपने, ऑडिट बेसिकली हम लोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिगार्डिंग में, इसका मतलब हम पहले अपनी ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन कर ली है। जब ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो चुकी है तो जाहिर सी बात है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को दिखाता है। जहाँ पर आपके पास सर्टेन वो में बात हो रही है कि बॉस मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं अपनी बैलेंस शीट, मैं अपनी पीएनएल, मैं अपनी मटेरियल वैल्यूएशंस, मैं इसके बारे में अगर मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, समझ लो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइड है, और वो बेसिकली जो ऑडिट होगी वो हमारी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है पहचानने का। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको देखा होगा, आपने क्वेश्चन में भी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने उसे हाईलाइट कर लिया था, उसे हम लोगों ने अंडरलाइन आपके सामने कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑडिटर, इनमें से ऑडिटर का कौन सा फंक्शन नहीं है। ओके, और ये प्रीवियस ईयर में जेवीएनएल में ऑलरेडी आया हुआ भी क्वेश्चन है। देख लो, इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन भी आपके सामने देखने को मिलता है। ऑडिटर का क्या फंक्शन नहीं है? ट्रू एंड फेयर वैल्यू देना, बिल्कुल ये है। अच्छा, ट्रू एंड फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है वो समझा दूँ। एसेट्स की वैल्यू और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं दिखलाना। जनरली हम एसेट्स को ज़्यादा दिखलाते हैं, ऐसा नहीं करें, और लाइबिलिटीज़ को कम दिखलाते हैं, ऐसा नहीं करना है। दिस इज़ फेयर वैल्यू, ठीक है ना। तो ये तो काम होता है भाई। टू टेक केयर ऑफ ऑल द स्टेटरी एक्ट, जितनी भी हमारी स्टेटरी एक्ट है उसको प्रॉपर फुलफिल करना है, बिल्कुल रूल रेगुलेशंस के साथ ही चलना है। अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी है आपको वो भी जांच करना है, बिल्कुल ये भी काम है उनका। प्रिपेयर अकाउंट्स नहीं, ये उनका काम नहीं है, ये बेसिकली अकाउंटेंट का काम है। जो आप जूनियर अकाउंटेंट की फॉर्म भर रहे हो, जो आप जॉब लेकर के जाओगे, आपका ये काम होगा, ये अकाउंट ऑफिसर का काम होता है। ये अकाउंट ऑफिसर का काम होता है, ना कि ऑडिटर का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। यानी कि अगर आप जेविनल के ये पोस्ट निकाल लोगे तो आपका काम ये रह जाएगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विथ, बोला जा रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो मेनली किससे कंसर्न है, किससे जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली ये जितने भी फाइनेंस एस्पेक्ट्स होंगे उन सभी से जुड़ा हुआ होगा। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स,
फॉर फर्म एक्टिविटीज। साफ साफ बोला गया है कि फर्म की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें चाहे आप फंड्स का एक्वायर करो या उसका यूटिलाइज करो, मतलब सिंपल सा बात है, फंड्स या तो बिजनेस में लाओ या बिजनेस से कहीं बाहर इन्वेस्ट करो, इन दोनों कंडीशंस को प्रॉपरली मैनेज करना, यही काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों ने भी ए चूज किया है तो बहुत बढ़िया, प्रॉपर है। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। अगेन ये भी हमारा JVNL में आया हुआ क्वेश्चन है, सो चीज़ों को ध्यान से रखेंगे। और जहाँ तक मुझे याद है कि ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इस तरह के क्वेश्चंस। देखो इस तरह की चीज़ें और भी हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में 500 MCQs, 1000 MCQs की अलग से सीरीज, अकाउंटिंग की सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की लगभग 4 सीरीज आपके साथ हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। तो बहुत सारी सीरीज, मतलब ऑलरेडी अगर देखा जाए तो आपको मेरे केवल यूट्यूब चैनल पर 10,000 से ज़्यादा MCQs तो यही मिल जाएंगे। प्रॉपर डिटेल वाइज अच्छे से पढ़ो, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कराए हुए हैं आपके सामने। फिलहाल यहाँ पर प्राइमरी गोल क्या होता है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अभी हम लोगों ने देखा कि ये बेसिकली हमारी जो फाइनेंशियली कंडीशंस थी, यानी कि अभी जस्ट कुछ देर पीछे वाले क्वेश्चन में हमने समझा, पैसा आना और पैसा जाना, इन चीज़ों का प्रॉपर चेक करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और बात हो रही है अब यहाँ पर उसका बेसिक गोल क्या है, ये तो मैनेज करता है, बट उद्देश्य क्या होता है, गोल क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है। मैक्सिमम रिटर्न देखना नहीं, मिनिमाइज करना रिस्क नहीं, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट नहीं, बल्कि ये जो ऑनर्स हैं या फिर यहाँ पर कभी कभी शेयर होल्डर्स लिखा हुआ मिलता है आपको, इनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना इनका मेन प्रायोरिटी होता है। वेल्थ मैक्सिमाइज कर दो, बाकी सभी चीज़ें जो आपने यहाँ पर लिखी है वो ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। अगर आपने वेल्थ मैक्सिमाइज कर दिया तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब आप उनको मैक्सिमाइज रिटर्न भी दे रहे हो, आप उनके रिस्क को भी कम कर रहे हो, और आप प्रॉफिट को भी एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा रहे हो। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर आप किसी की वेल्थ को प्रॉपर सही कर देते हो तो ऑटोमेटिक, मतलब सिंपल सी बात है, जड़ें मजबूत कर दो तो पेड़ अपने आप मजबूत हो जाता है, वो वाला केस यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, सो सी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। एनी केजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कोस्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी इज फिल्ड बाय। बोला जा रहा है कि भाई कोई एक ऑफिस है जिसमें हमारा एक वैकेंसी रह गई है ऑडिटर की, तो कौन फिल्ड करेगा कंपनी के केस में, फटाफट बताइए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन अ 1 मंथ करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन अ 30 डे, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 30 डे में, या फिर हमारा कैग CAG वो 30 डे में। देखो यहाँ ध्यान से अगर आप चीज़ें समझोगे तो यहाँ पर 2 आंसर्स बिल्कुल राइट है। बाकी देखो ये क्वेश्चन भी JVNL में, और यहाँ पर मैं मुझे पूरी उम्मीद बताता हूँ कि गलती क्या हुई होगी अगर ये क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, पहला B नंबर सही है, दूसरा D नंबर सही है। क्योंकि यहाँ पर कंपनी डिफाइन नहीं है हमारे पास, यहाँ पर कंपनी डिफाइन नहीं है कि गवर्नमेंट है या फिर नॉन गवर्नमेंट है। अब ऐसे में करेंगे क्या, ऐसे जब भी आपके सामने क्वेश्चन रहेगा आप गवर्नमेंट नहीं नॉन गवर्नमेंट को चूज करोगे। क्या चूज करोगे, नॉन गवर्नमेंट को। और जब मैं नॉन गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर काम आता है हमारा सेक्शन 139 सब सेक्शन 8। बेसिकली दोनों में यही सेक्शन काम आते हैं, इसमें भी 139 सब सेक्शन 8 ही काम आता है दोनों में। कब, जब हम लोग वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, जो हमारा वैकेंसी खाली रह गया है, क्लॉज वैकेंसी अगर रह गया है तब, ठीक है ना, आकस्मिक जब रिक्तियाँ हो जाती है किसी कारण से, उस वजह से। और दोनों कंडीशंस में ध्यान रखना है क्या है, जब नॉन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डिसाइड करता है विद इन 30 डे। लेकिन अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कंपनी में तो इसमें CAG डिसाइड करता है विद इन 30 डे। क्योंकि अब यहाँ पर देखो, इसलिए मैंने बोला कि दोनों ऑप्शंस आपके पास सही हो गए। अब क्या चूज करोगे, तो जब भी क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन हो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट चूज करो, बट जहाँ पर मेंशन ना हो कि ये गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं हो, यानी कि गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, भैया आंख बंद करके नॉन गवर्नमेंट चूज कर लेना। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा यहाँ पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन अ 30 डे।
अच्छा ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना कि 30 डे ही चूज करना है भैया, 1 मंथ मत चूज कर लेना। दोनों तो सेम ही दिखते हैं, नहीं दोनों अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग को 30 दिन चूज करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और क्या चूज करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी, जब यहाँ मेंशन होगा तब गवर्नमेंट, नहीं मेंशन होगा तो नन गवर्नमेंट। ऐसे क्वेश्चंस सिंपल देखने में लगते हैं, कभी कभी ट्रिकी की वजह से दिक्कत में आ जाते हैं आप लोग। खैर कोई बात नहीं, आज के बाद से क्लियर हो गया होगा। If the present value of cash inflow are greater than the present value of cash outflow, बोला जा रहा है कि जो हमारा present value of cash inflow है वो ज़्यादा है हमारा present value of cash outflow से, तो क्या करना चाहिए। इनफ्लो करने का मतलब क्या है, रिटर्निंग। आउटफ्लो करने का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब सिंपल सा बात बताओ, रिटर्निंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, क्या करोगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। आप बोलोगे बिल्कुल करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है, रिटर्निंग 1.5 लाख रुपए है, क्योंकि ज्यादा है, मोर देन 1 लाख है। 1.5 लाख जरूरी नहीं है, मोर देन 1 लाख है, तो जाहिर सी बात है सर एक्सेप्ट करना चाहिए। समझ में आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए। सिंपली क्वेश्चन को एकदम सिंप्लीफाई कर लो, पहले समझो बोल क्या रहा है, देन सॉल्व कर लो उससे आराम से। अगला, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग। अच्छा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस चीज को मैनेज करता है। पहला चीज, इतना लंबा मत पढ़ो, बस यहां पर देखो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब एक चीज तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए तुरंत में कि हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म, जो भी शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म वाले को काट दो, ठीक है ना। अच्छा, शॉर्ट टर्म में क्या सब एसेट्स आते हैं या सिर्फ लायबिलिटी, दोनों आते हैं भैया, एसेट्स एंड लायबिलिटी शॉर्ट टर्म। ऑप्शन नंबर ए क्लियरली आंसर, आगे पीछे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रहा है, सिंपल सा, हर एक चीजों के पीछे प्रॉपर आंसर छुपा होता है, बस सिर्फ एक बार अच्छे से देखने की जरूरत है। क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लो, स्टडी कर लो, उसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लो, चीजें अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा इनकम टैक्स रेट आर फिक्स्ड इन। अच्छा, इनकम टैक्स रेट जो होता है जनरली हर साल वो हमारा चेंज होता है, ठीक है ना। रेट के पीछे ना पड़े, टैक्स स्लैब के पीछे ना पड़े, एग्जाम में स्लैब्स नहीं पूछे जाते हैं, तो बहुत रेयर देखने को मिला है कि टैक्स स्लैब क्या है, वो सब चीज़ें बहुत रेयर है, तो उसके पीछे दिमाग ना लगाए। बेसिकली यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, इनकम टैक्स रेट जो है वो कौन फिक्स करता है, बताइए कौन करेगा। इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल या फिर हमारा फाइनेंस रूल्स, बताइए फटाफट कौन करेगा जल्दी जल्दी। क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स है, बहुत लोग यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे होंगे, बट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस एक्ट। जी हाँ, फाइनेंस एक्ट के तहत में, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री एक्ट के तहत में ये क्या किया जाता है, इसकी रेट जो है वो डिफाइन की जाती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। ऑलरेडी हम लोगों ने अपने टैक्स के क्लासेस में आप लोगों को समझाया है कि टैक्स का स्लैब कौन बनाता है, किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से चीज़ों को बारीकी में देखा जाता है, किस तरह से ये मैनेज हुई थी। इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने आपके साथ में कोर्सेज में डिस्कस किया हुआ है, क्लासेस में। नहीं देखा है तो जाकर के फटाफट वो सब देखो पहले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स डील विथ। ओके, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, वो कितने इजी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे। मतलब बच्चों वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी कभी वो पूछ दिया था और कभी कभी ऐसे में कंफ्यूजन होते हैं। अब ये बताओ, सिर्फ इनकम टैक्स में ये जो सेक्शन है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, पर्सन के लिए, एसएससी के लिए, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर के लिए। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, असेसमेंट ईयर। अच्छा, अक्सर लोग असेसमेंट और प्रीवियस ईयर में कन्फ्यूजन्स में आते हैं, चलो एक बार मैं वो भी क्लियर कर दूं। सिंपल सा, अभी चल रही है 2021 और 22, ठीक है ना। कोई भी ईयर जो है वो कैसे काउंट होती है, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के चलेगी ये 31 मार्च 2022 तक। जिस और एक दूसरा, मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ इससे, ठीक है ना, एक मैं बैक आता हूँ, आ गए हम लोग कब, 2020 2021 में हम लोग आ गए, ठीक है ना। इसका भी सेम वही सेशन होगा, इसमें क्या आ जाएगा,
1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक में इस साल मैंने क्या किया, प्रॉफिट जनरेट किया या फिर बोलो इनकम जनरेट किया, ज़्यादा अच्छा क्योंकि इनकम टैक्स है तो इनकम लिख देते हैं। इस साल मैंने इनकम जनरेट किया, ये जो इनकम है इसका जो टैक्स पे करूंगा वो 2021-22 में करूंगा। तो जिस साल मैं टैक्स पे कर रहा हूं दिस इज नोन एज असेसमेंट ईयर, और ये जो टैक्स जो दिया गया है वो हमारा किस साल का था, 2021 का था। दिस ईयर इज नोन एज प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर से ठीक पीछे वाला जिसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रॉफिट जनरेट किया था, वो कहलाती है प्रीवियस ईयर। और जिसके लिए पेमेंट किया जा रहा है, जिस ईयर में वो पेमेंट किया जा रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर वाले में जब वो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट किया जा रहा है, दिस इज नोन एज असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का हमारा। क्या बोला जा रहा है, व्हेन द इनकम अर्न इन एन ईयर इज टैक्स्ड इन द सेम ईयर। बिल्कुल अच्छे से समझना है। अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया, प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 में हम लोगों ने कुछ प्रॉफिट जनरेट किया था और हमने उसका जो टैक्स पे किया था 21-22 में हमने इसको पे किया था टैक्स, इसका जो कहलाया था असेसमेंट ईयर। ठीक है ना, या हमने इनकम जनरेट किया था, ठीक है ना, यहाँ हमने इनकम जनरेट किया, इस इनकम को हमने यहाँ पर पे किया, तो ये प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर। अब यहाँ पर एक नया टेस्ट ये है कि आपने जिस साल प्रॉफिट अर्न किया आपने उसी साल टैक्स पे किया है। टैक्स भी आपने इसी साल पे किया है। किसी वैसा कोई कंडीशन है, सपोज आपने इंडिया में प्रॉफिट अर्न किया, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, अब आप इंडिया के फिलहाल रेसिडेंस थे बट आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है अपना टैक्स पे करके जाओगे। और ये मार्कफेड में पूछा गया क्वेश्चन है, मार्कफेड पंजाब में जो अभी वैकेंसीज आई है उस पर, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे सेशन को क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर तो बोल नहीं सकते हैं, इसको तो खैर काट ही दो आप। फिलहाल जिस ईयर आपने पे किया उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन सही तरीके से। एक्सीलेट असेसमेंट क्या बोलते हैं, एक्सीलेट असेसमेंट। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जिस साल आपने प्रॉफिट अर्न किया किसी भी रीजन से, आपने उसी साल टैक्स पे करना पड़ गया है आपको, तो वो कहलाएगा हमारा एक्सीलरेट असेसमेंट। ठीक है, ये चीज अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और जब नेक्स्ट ईयर हम पे करते हैं, आज प्रॉफिट अर्न किया, इस साल अर्न किया और अगले साल उसका पे किया, वो कहलाएगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। 10 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए कमेंट करके फटाफट बताएंगे। और जिन्होंने अगेन अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं किया है ज़रूर करो, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे तभी जाकर के चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन सी चीज़ें कैसे पढ़ना है और क्या से क्या चीज़ें करनी है। जिसमें आपको 150 से ज़्यादा हम लोग आपको थ्योरी वाइज क्लासेस जो कि कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होंगी, 30 से ज़्यादा आपको एमसीक्यूज़ की अलग से क्लासेस मिलेंगी, 40 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 2000 से ज़्यादा आपको पेपर बी के, जी हाँ, जो पार्ट बी है हमारा जिसमें आपकी जनरल पेपर है उसमें 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़, 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए हैं। तो जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं लिया है ज़रूर कर लेंगे। और कितने स्कोर किए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।